हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मौसम क्या होता है, जलवायु किसे कहते हैं और जलवायु की अकॉर्डिंग जो जंतु अपने द्वारा अनुकूलन करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, वो किस तरह से अपने आप को ढालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? ठीक है, जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाते हैं? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप भीग जाएंगे। ठीक है, बारिश होगी, ठीक है, तो आप भीग जाएंगे, इसलिए आप से माता पिता आपके छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? जी हाँ दोस्तों, हमारे जो शादी ब्याह होते हैं उनसे पहले हमारे जो बुजुर्ग होते हैं तो मौसम के बारे में चर्चा ज़रूर करते हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए। ठीक है, आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्व अनुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अपने रहने के स्थान की जलवायु के लिए किस तरह से वो अपने आप को ढालते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले मौसम की। चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। ये अखबार की कटिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपको मौसम की जानकारी दी गई है। सुबह कोहरा होगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 पर होगा। ठीक है, ये समाचार की कटिंग है जिसमें मौसम के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, पिछले 24 घंटों के मतलब पिछले दिन का जो टेम्परेचर रहा वो आपको बताया जाता है अखबार में। ठीक है, और जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उस दिन कितनी नमी रही थी, कितनी आर्द्रता रही थी, ये भी उस बारे में बताया गया होता है। और अगर बारिश हुई होती है तो बारिश का भी उसमें डिटेल दी हुई होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और पिछले दिन की तो जानकारी दी ही जाती है, साथ में अगले दिन का मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, अब बूझो ये कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा, इस रिपोर्ट को बनाता कौन होगा। ठीक है, तो मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि मौसम की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों, मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, वो वहाँ क्या करता है, उस दिन के ताप, टेम्परेचर, ठीक है, और पवन वेग आदि के बारे में आंकड़े एकत्रित करता है और उसके आधार पर अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 7.1 करते हैं। किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। ठीक है, यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांग कर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। ठीक है, ये सारणी 7.1 है और आपने जो लास्ट 7 डेज के मौसम के बारे में जानकारी जो लिया अखबार से कटिंग से, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है इस टेबल में। ठीक है, आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दिन का नमूना इस तरह से दिया गया है और बाकी की आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, जैसे 23 अगस्त 2006 को अधिकतम टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा उस दिन का, वो रहा 36.2। ठीक है, और न्यूनतम टेम्परेचर वो रहा 27.8। ठीक है, और जो आर्द्रता थी वो न्यूनतम रही 54 और मैक्सिमम आर्द्रता, मैक्सिमम मॉइस्चर रहा 82। ठीक है, वर्षा उस दिन नहीं हुई थी। अगर यहाँ पर वर्षा होती तो हम यहाँ पर वर्षा की डिटेल भी यहाँ पर लिखते। ठीक है, वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यदि आंकड़े उपलब्ध ना हो तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ दें, इस तरह से जैसे यहाँ पर छोड़ा गया है। ठीक है,
वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, अब बारिश को किस तरह से मापते हैं, तो बारिश को एक यंत्र से मापा जाता है जिसे हम वर्षामापी नामक यंत्र कहते हैं। ठीक है, यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है। ठीक है, एक तरह का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। ठीक है, एक तरह का सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक कीप लगी होती है जिसमें बारिश का जो पानी है वो उस सिलेंडर में चला जाता है कीप के थ्रू। ठीक है, क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? जब आप टेबल यहाँ पर फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अधिकतम टेम्परेचर है हर दिन का वो अलग रहा होगा। ठीक है, किसी दिन ज़्यादा रहा होगा, किसी दिन उससे कम रहा होगा, या किसी दिन ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूनतम टेम्परेचर भी अलग अलग रहा होगा। ऐसे ही न्यूनतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता। ठीक है, वर्षा जिस किसी दिन हुई होगी, किसी दिन नहीं हुई होगी, ये भी हो सकता है कि किसी भी दिन ना हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिटेल है वो सब अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सारे दिन एक ही टेम्परेचर रहा हो, या सारे दिन एक ही न्यूनतम आर्द्रता रही हो, या फिर सारे दिन वर्षा रही हुई हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन समान हो सकते हैं। ठीक है, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। ठीक है, सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो सभी दिन समान नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि किसी 2 दिन टेम्परेचर समान रहा हो। ठीक है, या फिर न्यूनतम टेम्परेचर समान रहा हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा, लेकिन सारे जो पार्ट्स हैं इसके वो समान नहीं हो सकते। ठीक है, सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है, किसी स्थान पर हम अगर किसी स्थान की बात करें तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर, उसकी आर्द्रता और वहाँ पर वर्षा हुई है। ठीक है, और उसका वायु वेग, इन सब के आधार पर हम वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान के मौसम के अकॉर्डिंग हम कहते हैं। ठीक है, उस स्थान का मौसम कहते हैं। ये बात आगे समझ में, यहाँ पर प्रतिदिन की स्थिति बात हो रही है। ठीक है, जब प्रतिदिन की स्थिति की बात होती है तो हम उसको मौसम कहते हैं। ठीक है, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। ये ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डे बाई डे ये चेंज होता रहता है। ठीक है, मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत देर में धूप निकल रही है और हम देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो जाए। तो ये एक क्षण भर में परिवर्तित होने वाली परिघटना होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। कभी कभी ये हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। तो आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन इतना आसान कार्य ये नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है, ये बूझो का क्वेश्चन है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है, ये पहेली का क्वेश्चन है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग, मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है, चित्र 7.2 में। ठीक है, यहाँ पर मेघालय के अधिकतम तापमान को दिखाया गया है 1 हफ्ते के। ठीक है, चित्र 7.2 3 से 9 अगस्त 2006 की समय अवधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाता ग्राफ। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है, यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, डेली बेस पे ये रिकॉर्ड किया जाता है कि इस दिन इतना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा और इतना मिनिमम टेम्परेचर रहा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। ये दोस्तों हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि मौसम का जो टेम्परेचर है वो अधिकतम न्यूनतम तापमापी से मापा जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिक और किस समय न्यूनतम होता है? बिल्कुल लगा सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? दोपहर के बाद। ठीक है, और न्यूनतम टेम्परेचर कब होता है? सुबह। ठीक है, प्रातः के समय, भोर के समय। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में टेम्परेचर जो होता है सबसे मिनिमम होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद
हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना होता है। ठीक है, क्योंकि दोपहर के बाद जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम हो जाता है और सुबह के समय में टेम्परेचर मिनिमम होता है, इसलिए हमें गर्मी लगती है और सुबह का मौसम सुहावना लगता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिलता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु की। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, क्या करते हैं मौसम विज्ञानी? डेली के जो आंकड़े होते हैं मौसम के, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको रखते हैं अपने आप पास संभाल करके। ठीक है, इससे उन्हें किस चीज़ में हेल्प मिलती है? इससे उन्हें उस जगह के, उस पर्टिकुलर प्लेस के मौसम के बारे में जानकारी मिलती है कि इस स्थान पर इस समय में ये मौसम जो है वो इस तरह का होता है। ठीक है, क्योंकि भाई पिछले कई सालों के वो जब रिकॉर्ड रखते हैं तो वो ये देखते होंगे कि मान लीजिए कि जनवरी में इस समय इस स्थान पर जनवरी के महीने में मौसम ठंडा रहता है। ठीक है, उसके अगले साल वाला भी रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे कि भाई इस साल भी जनवरी में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, और उसके अगले साल वाला भी रिकॉर्ड वो अपने पास रखेंगे कि इस साल भी जनवरी में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। तो इस तरह से उनके पास कई सालों के आंकड़े होते हैं, तो उन आंकड़ों के आधार पर वो बता सकते हैं कि इस स्थान पर इस पर्टिकुलर मंथ में इस तरह का मौसम होता है। ठीक है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि ईयर बाई ईयर उनके पास आंकड़े होते हैं, इस आधार पर वो उस स्थान की जलवायु के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो जलवायु का निर्धारण मौसम की लंबी अवधि के आधार पर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आप जलवायु बता सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु इस तरह की है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये लगभग 25 वर्ष तक उस स्थान की मौसम के बारे में जानकारी ली जाती है। उस स्थान के मौसम की जानकारी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी स्थान पर 25 वर्ष तक, ठीक है, 25 वर्ष तक मैक्सिमम पार्ट ऑफ ईयर में, मतलब मैक्सिमम मंथ में ठंड पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए 12 से 10 महीने, ठीक है, उस स्थान में ठंड पड़ती है, और ये ठंड 25 वर्ष तक लगातार पड़ती है। ठीक है, हर साल 10 महीने ठंड पड़ती है 25 वर्ष तक, तो हम ये कहेंगे कि उस स्थान की जलवायु जो है वो ठंडी है। ठीक है, अब इसके उलट यदि उस स्थान पर मैक्सिमम वर्ष में, मतलब मान लीजिए कि 10 महीने वर्ष के गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 25 वर्ष तक अगर उस स्थान पर उसी महीने में, उन 10 महीनों में गर्मी पड़ती हो, तो हम कहेंगे कि उस स्थान की जलवायु जो है वो गर्म है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मौसम की जो डिटेल होती है वो डे बाई डे होती है, और इस जलवायु की जो डिटेल होती है वो मैक्सिमम वर्ष की अवधि के आधार पर होती है। ठीक है, यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, ठीक है, यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टाइम में हाई रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म तो है, और गर्म होने के साथ साथ आर्द्र भी है। ठीक है, आर्द्र मतलब मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है। मॉइस्चर का मतलब बारिश हुई है तो नमी उस जलवायु में उपस्थित है। ठीक है, सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान जो है वो मिल जाता है। ठीक है, 2 स्थान हैं, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 2 जगह की डिटेल दी गई है औसत तापमान की। ठीक है, तो औसत तापमान किस तरह से निकाला जाता है? डेली बेस के मौसम के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर जनवरी का मौसम दिया हुआ है, दैनिक न्यूनतम, ठीक है, और दैनिक अधिकतम दिया हुआ है। ठीक है, तो जनवरी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर जो रहा था डेली का, वो 2.3 -2.3 रहा था। ठीक है, -2.3 डिग्री सेल्सियस, और डेली बेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा था वो 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। तो यहाँ पर हम पहले डेली बेस के आधार पर
औसत तापमान निकालते हैं। ठीक है, तो जनवरी में औसत तापमान जो न्यूनतम तापमान था वो -2.3 डिग्री सेल्सियस रहा और मैक्सिमम टेम्परेचर रहा 4.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से हम फरवरी का निकालेंगे औसत तापमान, फिर मार्च का निकालेंगे और फिर इसके बाद हम टोटल पूरे ईयर का औसत तापमान निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम केरल के बारे में करेंगे। ठीक है, तो सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। हम देखेंगे कि केरल का जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम टेम्परेचर श्रीनगर के न्यूनतम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो जम्मू कश्मीर के न्यूनतम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो केरल की जलवायु है वो श्रीनगर की जलवायु से बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और केरल की जलवायु कैसी है, तो केरल जो है वो जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या होता है, वर्ष के अधिकांश समय में औसत टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर टेम्परेचर हाई ही रहेगा, लेकिन वर्ष के अधिकांश समय में मान लीजिए 8 या 9 या फिर 10 महीने में टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, लेकिन सर्दियों के महीने में जो कि बस कुछ ही महीने के लिए होती है, 1 या 2 या फिर 3 महीने के लिए, तो उस टेम्परेचर में उस समय में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है। तो इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, बारिश भी बहुत कम होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी और शुष्क होगी। ठीक है, क्योंकि बारिश कम होती है। अगर बारिश ज़्यादा होती तो हम ये कहते हैं कि वहाँ की जलवायु आर्द्र भी है और गर्म भी है। ठीक है, लेकिन वहाँ की जलवायु मैक्सिमम समय में गर्म रहती है और बारिश भी नहीं होती है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु जो है वो आर्द्र है। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु और अनुकूलन की। ठीक है, किस तरह की जलवायु में किस तरह के प्राणी जो है वो अनुकूलित होते हैं, किस तरह के प्राणी अपने आप को ढालते हैं, तो ये इस चैप्टर अब ये हम पढ़ेंगे। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। ठीक है, जिन परिस्थितियों में वे रहते हैं वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरमशीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, अत्यधिक सर्दी वाली जलवायु में या फिर अत्यधिक गर्म वाली जलवायु में जो जीव रहते हैं उन्हें अपने आप को उस सर्द जलवायु से या फिर गर्म जलवायु से अपने आप को बचाने के लिए उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, या हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायुवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम इन क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ होते हैं, ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों को हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, ठीक है, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र हैं। ठीक है, विश्व का मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्र को नीले रंग से दिखाइए, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को लाल रंग से दिखाइए। ये आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र की। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। चरम जलवायु मतलब हाई लेवल की जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि कहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और कहाँ पर 6 महीने रात रहती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है, सूरज छिपता नहीं है, मतलब दिन रहता है। ठीक है, और बाकी के 6 महीने यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता, मतलब रात रहती है। ठीक है, सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, सर्दियों में टेम्परेचर जो है -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये आपको याद रखना है। यहाँ रहने वाले जंतु इस चरम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। यहाँ पे जो भी जीव रहते हैं वो इन चरम परिस्थितियों के लिए अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है, अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय भालू जैसे और पेंगुइन जैसे जानवर वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे अपने आप को ढाल रखा है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। ठीक है, जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते, वे छिप जाते हैं क्योंकि बर्फ़ भी सफ़ेद होती है, उनकी बॉडी भी सफ़ेद होती है, तो ये अपने आप को आसानी से उनमें छिपा लेते हैं। इससे उन्हें अपने परभक्षियों, अपने शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है क्योंकि इनके शत्रु इन्हें देख नहीं पाते। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। ये बर्फ़ में छिप करके अपने शिकार को पकड़ने में आसानी रहती है इन्हें। ठीक है, इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। ठीक है, इतनी ठंड से बचाने के लिए इनमें क्या होता है, बालों की 2-2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत और होती है। ठीक है, इनकी 2 मोटी परतों के बीच में, बालों की 2 मोटी परतों के नीचे एक वसा की परत होती है। ठीक है, फैटी परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। मतलब देखिए, आप सोचने वाली बात है कि इतनी ठंड में भी ये अपने आप को गर्म होने से बचाते हैं। ठीक है, इतनी अत्यधिक ठंड में भी ये अपने आप को गर्म होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं जिससे कि इनका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये जानवर जो है वो वहाँ पर अनुकूलित हो जाते हैं। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ठीक है, गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं, इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, इनके पंजे जो है वो बड़े होते हैं जिससे ये आसानी से पानी में भी तैर सकते हैं और बर्फ में भी आसानी से चल पाते हैं। तैरते समय ये अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, अपने नाक को बंद कर करके ये पानी में बहुत समय तक रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति जो होती है वो तीव्र होती है। ठीक है, ये अपने शिकार को आसानी से सूंघ सकते हैं और उसका शिकार कर सकते हैं जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ध्रुवीय क्षेत्र के किस जानवर की जो सूंघने की शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, वो तीव्र होती है। तो ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलन को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रभा चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ध्रुवीय क्षेत्र के ध्रुवीय भालू के बारे में बताया गया है कि ये अपने आप को किस तरह से अनुकूलित किए हुए हैं उस स्थान पर। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं कि सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता क्योंकि इनके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, तो ये सफ़ेद बर्फ में आसानी से छिप जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके परभक्षी मतलब इसके शिकार जो करते हैं और इसके शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ में से फ़ायदा मिलता है। इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इनके जो नखर होते हैं मतलब नाखून जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं और पैने होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, यह इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जिससे इनका शरीर जो है वो शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। ठीक है, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, ये सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। तो इस तरह से ये जो ध्रुवीय भालू है, ठीक है, ये अपने आप को इन क्षेत्रों में अनुकूलित रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेंगुइन की। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पेंगुइन का चित्र है। ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी भी सफ़ेद होती है। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है।
आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। तो दोस्तों अपने आप को ये गर्म रखने के लिए ये झुंड में रहते हैं, जिससे ये इनकी बॉडी को गर्म रहती है, जिससे इनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, इनका शरीर धारा रेखित होता है और उनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पेंगुइन कैसे होते हैं, तो पेंगुइन भी धारा रेखित होते हैं। ठीक है, जैसे मछली होती है उसी तरह से ये भी इनका शरीर होता है। क्या मछलियां और तितलियां भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? ये क्वेश्चन पहली ने पूछा है। आइए इसका क्वेश्चन आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू के अलावा ये सारे जंतु भी वहाँ पर रहते हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इस कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। ठीक है, उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ जब सर्दियाँ आती हैं तो वो अपने आप को गर्म रखने के लिए ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। ठीक है, और जब उनके इलाके में सर्दियाँ समाप्त हो जाती है तो वे वापस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है, साइबेरियाई क्रेन जो होते हैं वो साइबेरिया से राजस्थान में आते हैं। ठीक है, और राजस्थान के किस स्थान पर आते हैं? भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर स्थान पर। ठीक है, ये प्रवास के लिए आते हैं। कौन आते हैं? साइबेरियाई क्रेन। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों, भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों की जलवायु जो होती है वो सामान्यतः गर्म होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु गर्म होती है। अभी हमने पढ़ा था कि ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु ठंडी होती है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जलवायु गर्म होती है। क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, इसलिए इनकी जलवायु जो है वो गर्म होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, इसलिए इनकी जलवायु गर्म होती है। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान जो है वो सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, सर्दियों में भी टेम्परेचर इतना रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतनी गर्मी रहती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था ध्रुवीय क्षेत्रों में कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, लेकिन यहाँ पर डेली वर्ष भर जो है वो डेली दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर ही होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में जो वर्षा है वो लगभग ज़्यादा होती है। ठीक है, इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्मी और वर्षा जो दोनों ही होती हैं, इसलिए यहाँ जो है वो पादप और जंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प पक्षी और कीट हैं। ठीक है, आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के अनेक जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु परिस्थितियां, यहाँ की जलवायु जो है वो इन जीवों के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ठीक है, चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा भी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जंतुओं की ज़्यादा जनसंख्या है तो उनमें भोजन और आश्रय के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। ठीक है, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। ठीक है, लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, और ये उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में हेल्प करते हैं। ये लाल नेत्रों वाले मेंढक का चित्र है। ठीक है, वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। ठीक है, इनके हाथ पैर भी ऐसे होते हैं जिससे ये अपनी आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं।
क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उसकी परिपक्तियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं, बिलाव परिवार का जंतु कौन कौन से होते हैं? शीर, चीता। ठीक है। तो इनमें मोटी खाल होती है तथा इनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लॉयन टेल लंगूर जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉयन टेल लंगूर कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट के वर्षावनों में ये पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं चांदी जैसी सफ़ेद दाढ़ी जो इसके सिर के चारों तरफ होती है। ठीक है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक तक रहती है। ठीक है। चिबुक मतलब थोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। ठीक है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों पर रहता है और अपने अधिकांश जीवन का समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। ठीक है। वृक्षों की छाल में जो जीव, जो कीट वास करते हैं उनकी तलाश में ये रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं अतः ये भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। क्योंकि इन्हें अपना भोजन वृक्षों पर ही मिल जाता है इसलिए ये नीचे आने की जिद्दत नहीं करते हैं। ठीक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य उदाहरण, अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। ठीक है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दांत जो होते हैं जिन्हें रथ कहते हैं, ठीक है, बाह्य दांत को क्या कहा जाता है? रथ कहा जाता है। वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। ठीक है। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। ठीक है। चैप्टर फिनिश हो चुका है। यहाँ पर सारांश देख लेते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन की बात हो रही है इसलिए इस स्थान का मौसम कहेंगे हम। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। ठीक है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न मतलब दोपहर के बाद, जबकि न्यूनतम तापमान सुबह के समय में होता है। ठीक है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। डेली सूर्योदय का समय भी अलग हो जाएगा, सूर्यास्त का समय भी चेंज होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्रांचलों के आधार पर तैयार किए गए पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और शेष 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण जैसे शरीर पर श्वेत फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो उनके अनुकूल होती है इसलिए यहाँ कर जंतुओं की जो है जनसंख्या विशाल पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा जो है वो कम से कम हो। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, ठीक है, तीव्र स्वरध्वनि, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित है। ठीक है। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो जंतु रहते हैं उनमें ये क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। रिक्त स्थान दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। ठीक है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का टेम्परेचर जो है वर्ष भर उच्च रहता है तो हम कहेंगे कि उस स्थान की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। ठीक है। जैसे राजस्थान की होती है।
चरम जलवायु परिस्थितियों में वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन और ध्रुवीय क्षेत्र हैं। ठीक है, ये दो चरम जलवायु वाली परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, केरल में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, राजस्थान में गर्म और शुष्क होती है, उत्तर पूर्व भारत में अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहाँ की जलवायु जो है वो आर्द्र होती है। ठीक है, एमसीक्यूज देखते हैं। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। ठीक है, इसके पाए जाने की संभावना कहाँ रहती है। ठीक है, मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां भी होती हैं अपने शिकार को पकड़ने से के लिए बहुत तेजी से भागता है, तो ऐसे जानवर की जो उपलब्धता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होगी। ठीक है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित होती हैं। ठीक है, ध्रुवीय भालू कहाँ रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में रहने के लिए उनमें कौन सी विशेषताएं होती हैं। उनके सफ़ेद बाल होते हैं। ठीक है, त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, उनकी सूंघने की क्षमता भी अत्यधिक होती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आप जानते हैं वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी के 6% भाग में वर्षावन होते हैं, फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं पादपों लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ 6% भाग को ये घेरे हुए हैं पृथ्वी के, लेकिन फिर भी यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो है वो जंतु पादप और लगभग 2/3 पुष्पीय पादप यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। हालांकि इस क्षेत्र के जीवों के बारे में भी हमें ये पूरी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, फिर भी हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के आधे से अधिक ज़्यादा अधिक आधे से अधिक जंतु इसी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर फिनिश हो चुका है। आगे भी इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे एफबी पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।